हेलो फ्रेंड्स। तो आज से हम लोग हमारे नए टॉपिक की बात करेंगे एंडोक्राइन हार्मोन्स। एंडोक्राइन हार्मोन्स है ना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एचएपी के हिसाब से, फार्माकोलॉजी के हिसाब से और बेसिक स्कूल लेवल के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हम देखेंगे। अब अगर हम बात करते हैं एंडोक्राइन हार्मोन्स की, तो पहले हम एक टर्म जान लेते हैं, न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, बोथ एंडोक्राइन, दोनों एंडोक्राइन और न्यूरल सिस्टम को मिलाकर हमारी बॉडी में होम्योस्टैसिस चलता है। हमारी बॉडी जो बिल्कुल जो सामान्यतः रह पाती है, जिस तरीके से वो काम कर पाती है, ढंग से सब हो पाता है, वो सिर्फ ब्रेन नहीं, दो तरह से, या तो एक एंडोक्राइन सिस्टम के कारण और एक नर्वस सिस्टम या न्यूरल सिस्टम के कारण होता है। होम्योस्टैसिस मतलब जो भी चेंजिंग एनवायरनमेंट है हमारे बाहर, बॉडी के टेम्परेचर यदि बदल रहा है, ठंड पड़ रही है, लेकिन हमारा बॉडी तो जो है वो अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करके ही रखता है जितना उसका होना चाहिए, भले ही बाहर कितनी ठंड पड़े, कितनी गर्मी पड़े। तो जो वो मेंटेनेंस की जो जद्दोजहद है ना, उसको हम होम्योस्टैसिस बोलते हैं। तो वो जो होम्योस्टैसिस है उसको मेंटेन करने के लिए दो सिस्टम इन्वॉल्व होते हैं, एक होता है एंडोक्राइन, एक होता है न्यूरल सिस्टम या नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो बोथ एंडोक्राइन एंड न्यूरल सिस्टम आर यूज्ड फॉर इंटरनल कम्युनिकेशन। अंदर कम्युनिकेशन मतलब क्या जरूरत है, मैसेंजर के थ्रू जाना आना, एंड रेगुलेशन ऑफ इंटरनल बॉडी। मतलब क्योंकि कम्युनिकेशन के साथ पता चलेगा कि क्या जरूरत है, वैसा पहुंचाया जाएगा, मतलब रेगुलेशन करवाया जाएगा इंटरनल बॉडी का। Therefore, these two systems are collectively known as neuroendocrine system or essential for homeostasis. ठीक, बात समझ आ गई? These are collectively known as neuroendocrine system and these are essential for homeostasis. पूरी डेफिनेशन समझ आई? कोई दिक्कत? ये अलग से पॉइंट है, एसेंशियल फॉर होम्योस्टैसिस, मतलब इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम बोलते हैं। अब न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम या एक्सोक्राइन सिस्टम या कोई भी ऐसा जो हार्मोनल सिस्टम होगा वो ग्लैंड से निकलेगा, हमको पता है। तो थोड़ा सा क्या हमको ग्लैंड के बारे में नहीं जानना चाहिए? जरूर जानना चाहिए। तो ग्लैंड्स क्या है? एनी स्मॉल पार्ट है ना, कोई भी स्मॉल पार्ट, कुछ सेल मिलके टिश्यू मिलके बना लिया, या सम सेल्स या कुछ सेल्स है ना, कुछ सेल्स भी सीक्रेट, या ऑर्गन्स, कुछ ऑर्गन्स इन योर बॉडी विच सिक्रीट केमिकल सब्सटेंस फॉर योर बॉडी टू यूज, इस्तेमाल करने के लिए। अरे बात समझ आ गई? कोई दिक्कत? कैसी टाइप की ग्लैंड्स होती है देख लेते। तीन टाइप की ग्लैंड्स होती है। एक्सोक्राइन ग्लैंड, डक्ट। डक्ट मतलब होता है कि मान लेते हैं हम कि ये हमारी ग्लैंड है, ठीक है, ग्लैंड है, इसमें से एक डक्ट ऐसी निकलेगी जो कि पोर करेगी ब्लड में हमारा जो है हार्मोन। ठीक है, बात समझ आई? तो उसको बोलते हैं हम डक्ट। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड, जिसमें एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है जिसमें डक्ट होती है, पर डक्ट कंपलसरी नहीं है और सरफेस पर प्रेजेंट होती है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स की बात करें, डक्टलेस ग्लैंड्स होती है, डक्ट इसमें नहीं होती, डायरेक्ट ये सिक्रीट करती है, सरफेस पर ये नहीं होती। और मिक्स ग्लैंड के मल्टीपल फंक्शंस होते हैं। अरे बात समझ आई? कोई दिक्कत? ठीक है। अब हार्मोन्स की क्या बात करें, थोड़ा सा हार्मोन्स को भी देख लेते हैं। ग्लैंड से क्या सिक्रीट होता है? हार्मोन। तो हार्मोन को भी देख लेते हैं। तो हार्मोन आर केमिकल सब्सटेंस। क्या है? केमिकल सब्सटेंस दैट एक्ट लाइक मैसेंजर मॉलिक्यूल इन बॉडी। कैसे काम करते हैं? मैसेंजर मॉलिक्यूल हमारी बॉडी में उसके जैसे ये काम करते हैं, मतलब मैसेज पहुंचाना है ना, कि इसकी जरूरत है, ऐसा करना चाहिए। बात समझ आ रही? तो डिस्कवरी ऑफ हार्मोन्स, डिस्कवरी ऑफ हार्मोन्स हम देख लेते हैं, कैसे डिस्कवरी, कैसे आया हार्मोन्स, है ना। तो सबसे पहले तो कहानी चालू होती है 1903 में। 1903 में क्या हुआ? पहला हार्मोन सिक्रीट हुआ, मतलब डिस्कवर हुआ। कैसे हुआ? इंग्लिश फिजियोलॉजिस्ट थे विलियम एम बेलिस। ठीक है, क्या थे? विलियम एम बेलिस एंड अर्नस्ट एच स्टार्लिंग। कौन? अर्नस्ट एच स्टार्लिंग। ये जो दो साइंटिस्ट थे, इनने पहली बार पहला हार्मोन जो है डिस्कवर किया था 1903 में। बात समझ आई? कोई दिक्कत? 1903 में। लेकिन तब उसको हम हार्मोन नहीं बोलते थे। टर्म हार्मोन, ये भाई साहब जो थे अर्नस्ट स्टार्लिंग, उनने टर्म हार्मोन 1905 में अपने दिमाग के थ्रू ग्रीक वर्ड से निकाल कर दी। टर्म हार्मोन 1905 में मिली बाय स्टार्लिंग। हार्मोन क्या है? ग्रीक वर्ड है, एक ग्रीक से निकाला हुआ वर्ड है, ग्रीक से निकाला हुआ वर्ड है, जिसका मतलब इंग्लिश में होता है आई एक्साइट या अरोज, एक्साइट करना या अरोज। उस समय जब ये हार्मोन वर्ड यूज किया गया तो मेनली जो कॉन्सेप्ट था वो यही था कि एक्साइट करने वाली चीज को हार्मोन बोलते हैं। तो आई एक्साइट या अरोज जो है, उस वर्ड से ये मतलब उसके रेफरेंस में हम हार्मोन बोलते थे, और आज भी हम उसी टर्म को यूज कर रहे हैं। हार्मोन टर्म फर्स्ट यूज्ड इन रेफरेंस टू गैस्ट्रिन एंड सिक्रीटिन। पहली बार जब हार्मोन टर्म यूज हुआ था किसके रेफरेंस में? गैस्ट्रिन और
सिक्रीटिन के रेफरेंस में, ये दो हार्मोन के रेफरेंस में हुआ। अब हार्मोन को 4 कैटेगरी में क्लासिफाई, वैसे तो हम डिटेलिंग में हार्मोन्स को पढ़ेंगे, पर जो बेसिक जो केमिकली जो क्लासिफिकेशन होता है कि केमिकल स्ट्रक्चर उनके अंदर क्या प्रेजेंट है, तो 4 प्रकार से हार्मोन को डिवाइड करते हैं। अमीनो एसिड हार्मोन्स, अमीनो एसिड हार्मोन्स में जाता है एपिनेफ्रिन जिसको हम एड्रेनालिन बोलते हैं, या नॉरएपिनेफ्रिन जिसको नॉरएड्रेनालिन बोलते हैं, या थायरॉक्सिन। ये कौन से हैं? अमीनो एसिड डेरिवेटिव। पेप्टाइड हार्मोन की बात करें तो ये ऑक्सीटोसिन, वेसोप्रेसिन या सोमेटोस्टैटिन होते हैं। पेप्टाइड हार्मोन कौन से होते हैं? ऑक्सीटोसिन, वेसोप्रेसिन या सोमेटोस्टैटिन। कहां से सिक्रीट होते हैं वो हम देखेंगे अभी। पिट्यूटरी हार्मोन को इसी वीडियो में हम देखेंगे। प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड हार्मोन्स की बात करें, अगर प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड के फॉर्म में कौन से हार्मोन्स होते हैं, तो सोमेटोट्रोपिक हार्मोन्स होते हैं, जैसे कि ग्रोथ हार्मोन, ये सब। थायरोट्रोपिक हार्मोन्स मतलब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन वगैरह हो गए। गोनेडोट्रोपिक मतलब गोनेड वाले ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इंसुलिन हो गया, ग्लूकागॉन हो गया, पैराथॉर्मोन हो गया, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन हो गया, एचसीएच हार्मोन हो गया, रिलैक्सिन हो गया। ये सब जो है ये पॉलीपेप्टाइड हार्मोन, ज्यादातर क्या पॉलीपेप्टाइड हार्मोन कैटेगरी में आ रहा है। ऑक्सीटोसिन, वेसोप्रेसिन, सोमेटोस्टैटिन पेप्टाइड हार्मोन्स में आ जा रहा है, और अमीनो एसिड एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, थायरॉक्सिन आ जा रहा है। और स्टेरॉइड हार्मोन में सारे सेक्स और एड्रिनल हार्मोन्स होते हैं। अरे बात समझ आई? कोई दिक्कत? तो पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले चालू करते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड को हम लोग क्या बोलते हैं? मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है ना। अभी मैं इसी में एक्सप्लेन करते जाऊंगा, थ्योरी आप बना लेंगे। मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं डेवलप फ्रॉम एक्टोडर्म ऑफ एम्ब्रियो। अब ये क्या आ गया है ना। एक्चुअली में क्या होता है, जो हम लोग का इवोल्यूशन हुआ बॉडी का, एनिमल्स, प्रिमिटिव एनिमल्स से लेके हम यहां तक आए, तो जब हम आए तो जिस तरीके से हम लोग डेवलप हुए, तो जब हम एम्ब्रियो में जो बच्चे, जब हम लोग डेवलप हो रहे होते हैं, जब हमारी बॉडी मतलब माँ की बॉडी में, तब ना ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स हैं हम ह्यूमंस। हमारे जो एम्ब्रियो होता है उसमें 3 लेयर्स होती है, 1 2 3। अरे बात समझ आई? कोई दिक्कत? बाहर की लेयर को हम बोलते हैं एक्टोडर्म। क्या बोलते हैं? एक्टोडर्म। एक्टोडर्म बोलते हैं, डर्म DERM है ना। इसको क्या बोलते हैं? मीजोडर्म। और इसको क्या बोलते हैं? एंडोडर्म। तो क्या बोल रहा है? एक्टोडर्म यानी बाहर वाली लेयर से हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड डेवलप होती। यही छोटा सा जो एम्ब्रियो का गुच्छा है, धीरे 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 करके डेवलप होते 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 हम इतने बड़े इंसान बन जाते हैं। तो उसकी जो बाहर, इनकी 3 लेयर्स है, इसमें अलग अलग लेयर अलग अलग बॉडी के पार्ट्स बनाती है। उसमें जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है वो एक्टोडर्म वाली लेयर से डेवलप होता है, ठीक है। अब इसमें भी अब अगर आप देखोगे तो ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड आपको लग रहा होगा कि ये एक सिंगल ग्लैंड है, पर एक खास बात है कि जब हम माँ के पेट में जब हमारा एम्ब्रियो डेवलप हो रहा होता है, ये 2 पार्ट अलग अलग जगह से बन के आते हैं। एक जो पार्ट है 75% कंस्टिट्यूट करता है आगे वाला पार्ट, जिसको एंटीरियर लोब बोलते हैं, एडिनोहाइपोफाइसिस या पार्स डिस्टालिस हम बोलते हैं। तो वो जो है वो आगे वाला पार्ट होता है। जो पीछे वाला पार्ट होता है वो पोस्टीरियर लोब होता है, जिसको न्यूरोहाइपोफाइसिस या पार्स नर्वोसा बोलते हैं। तो ये जो 2 चीज होती है, इसमें हम ये बताना चाह रहे हैं कि जो एंटीरियर लोब होता है, एंटीरियर लोब कहां से बन के आता है? ओरिजिनेट फ्रॉम द रैथेस पाउच फ्रॉम द डॉर्सल वॉल ऑफ स्टोमेडियम ऑफ इन एम्ब्रियो। एम्ब्रियो में डॉर्सल वॉल ऑफ स्टोमेडियम जो है एम्ब्रियो में, वहां जो रैथकेस पाउच है उससे एडिनोहाइपोफाइसिस डेवलप होता है। पोस्टीरियर लोब अलग जगह से बन के आता है। ओरिजिनेटेड एज एन आउटग्रोथ ऑफ डाइनसिफिलॉन। इधर ही पे डाइनसिफिलॉन जो पार्ट होगा एम्ब्रियो में, उधर से जो है वो पोस्टीरियर पार्ट डेवलप होके आता है। बात समझ आई? कोई दिक्कत? मतलब अलग अलग पार्ट से ये दोनों डेवलप होके आते हैं। अरे ठीक है। अब ये तो हो गया हमारा कि हम समझ गए कि 2 पार्ट में डिवाइड होती है, एंटीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। बीच में भी एक पार्ट आता है, पार्स इंटरमीडियालिस बोलते हैं जिसको, ये भी एक पार्ट होता है। 3 पार्ट में डिवाइड हो गई पिट्यूटरी, है ना। 2 पार्ट में मेनली हम कंसीडर करते हैं कि एंटीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, दोनों के नाम हैं अलग अलग। इसका एडिनोहाइपोफाइसिस, इसका न्यूरोहाइपोफाइसिस, या फिर पार्स डिस्टालिस, पार्स नर्वोसा। हमने बता दिया कहां कहां से ओरिजिनेट होती है, ठीक है। अब हाइपोथैलेमस जो है उसके जस्ट नीचे ये होती है हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड, लोकेटेड ब्रेन में। और ये जिस चीज से लटकी होती है उसको हम इन्फंडिबुलम बोलते हैं, ठीक है। बात समझ आ गई? पिट्यूटरी ग्लैंड कहां पर प्रेजेंट होती है? लोकेटेड इन सेला टर्सिका ऑफ स्फिनोइड बोन ऑफ स्कल। स्कल के जो एक डिप्रेशन होता है सेला टर्सिका, उस जगह को बोलते हैं स्फिनोइड बोन में, स्कल में।
उधर पर ये पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है। ग्लैंड इज अटैच टू द ब्रांच बाय इन्फंडिबुलम, इन्फंडिबुलम के थ्रू अटैच होती है, किससे? हाइपोथैलेमस इसके जस्ट ऊपर होगा। अब ये जो हाइपोथैलेमस जो है उसी का ही बता रहे हैं। हाइपोथैलेमस में ही कैपिलरी का प्लेक्सस गुच्छा बनता है और हमारे पिट्यूटरी में भी कैपिलरी प्लेक्सस गुच्छा बनता है। ये जो होता है ट्रैक्ट जो बनता है एंटीरियर लोब पिट्यूटरी में, इसको बोलते हैं हम हाइपोथैलेमिक हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम, है ना। यहां पर मैंने लिख दिया है उसको, ऐसा बनता है और ये आर्टरीज होती है, तो इसके थ्रू सर्कुलेशन होता है और हॉर्मोन्स भी आपका हाइपोथैलेमस के थ्रू आते हैं, रिलीजिंग फैक्टर्स, है ना, जो कि हाइपोथैलेमस से आते हैं, ये पिट्यूटरी में होता है। इसके अलावा हाइपोथैलेमस जो है, हाइपोथैलेमस जो ऊपर प्रेजेंट होगा वहां से कुछ न्यूरॉन्स जिनका एक्सोन बढ़ बढ़ के यहाँ टर्मिनल एंड यहां तक आता है और ये ना न्यूरोग्लियल सेल में एम्बेडेड हो जाता है। और न्यूरोग्लियल सेल्स में ही कुछ प्रकार के सेल्स होते हैं, पिटूसाइट सेल, जिसमें से क्योंकि हमारा पोस्टीरियर पिट्यूटरी सेल कोई हार्मोन सिक्रीट नहीं करता है, वो हाइपोथैलेमस से आए हुए हार्मोन एंटी डाययूरेटिक और ऑक्सीटोसिन हार्मोन को जो है प्रोड्यूस मतलब बाद में सिक्रीट करता है, बाकी ये कोई प्रोड्यूस नहीं करता है। ये हाइपोथैलेमस से आए हुए हार्मोन यहाँ से आते हैं और ये पिट्यूसाइट में स्टोर हो जाते हैं। और ये जो एक्सोन के टर्मिनल न्यूरोग्लियल सेल के साथ एक गुच्छा टाइप का बनाते हैं, इसको हम हेरिंग बॉडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेरिंग बॉडी बोलते हैं। इस तरीके से हमने इसको समझा। अब कौन कौन से हार्मोन हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी से सिक्रीट होते हैं, कौन से पोस्टीरियर से और कौन से बीच वाली मिडिल से, वो हम देख लेते हैं। तो एंटीरियर पिट्यूटरी से सबसे ज्यादा हार्मोन सिक्रीट होते हैं सोमैटोट्रोपिक या ग्रोथ हार्मोन, थायरोट्रोपिक हार्मोन, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अरे ध्यान हो गया? नहीं हुआ तो अभी हम निमोनिक्स कर लेंगे बाद में। एंटी डायरेटिक हार्मोन एंड ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है पिट्यूटरी के पोस्टीरियर पार्ट से सिर्फ 2 हार्मोन रिलीज होते हैं। एंटी डायरेटिक को हम क्या बोल सकते हैं? वैसोप्रेसिन भी बोलते हैं, वैसोप्रेसिन भी बोलते हैं, ठीक है। ये हो जाता है। इसके अलावा जो हमारा मिडिल पार्ट है उससे मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन MSH जो है वो सिक्रीट होता है। तो इतनी कहानी क्लियर हुई? कोई दिक्कत? तो अब हम बात कर लेते हैं एंटीरियर लोब जो है हार्मोन्स, उसकी बात कर लेते हैं हम। तो अगर हम हार्मोन्स ऑफ एंटीरियर लोब की बात करते हैं तो सोमैटोट्रोपिक हार्मोन पहला हार्मोन जो सिक्रीट होता है, ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। मतलब एंटीरियर लोब से कौन कौन से हार्मोन जो है सिक्रीट होते हैं? सोमैटोट्रोपिक हार्मोन होता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन या थायरोट्रोपिक हार्मोन होता है, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन होता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन या जिसको हम मेमोट्रोपिक हार्मोन भी बोलते हैं, या ल्यूटियोट्रोपिक या हार्मोन ऑफ मैटरनिटी भी बोलते हैं। ल्यूटियोट्रोपिक इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये कॉर्पस ल्यूटियम जो है उसमें प्रोजेस्टेरॉन के सिक्रीशन को मेंटेनेंस करवाता है। इसके अलावा लैक्टेटिंग ब्रेस्ट में जो है ये स्क्वीज आउट करवाएगा जो भी आपका मिल्क है, उसके लिए प्रोलैक्टिन हार्मोन या मेमोट्रोपिक हार्मोन बोलते हैं। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन थायराइड के ग्लैंड में से थायरोक्सिन हार्मोन को स्टिमुलेट कराता है, इसलिए थायराइड स्टिमुलेटिंग या थायरोट्रोपिक बोलते हैं। सोमैटोट्रोपिक या ग्रोथ हार्मोन ग्रोथ को बढ़ाता है, इसलिए बोलते हैं। एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक जो है एड्रिनल कॉर्टेक्स पे काम करता है ताकि एड्रिनल कॉर्टेक्स हार्मोन रिलीज हो। गोनेडोट्रोपिक हार्मोन जैसे कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और या जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है वो हमारे गोनैड्स पे काम करते हैं, मतलब हमारे टेस्टिस या फिर ओवरी पे काम करते हैं, उन पे कुछ सिक्रीशन के लिए। जैसे कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की बात करूं तो ये क्या करता है? ये स्टिमुलेट करता है ग्रोथ ऑफ ओवेरियन फॉलिकल। ओवेरियन फॉलिकल्स जो फीमेल्स में है उसके ग्रोथ को ये क्या करता है? स्टिमुलेट करता है। और क्या करता है? इंक्रीज करता है सिक्रीशन ईस्ट्रोजन का, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और स्पर्मेटोजेनेसिस जो मेल्स में है उसको भी इंक्रीज करवाता है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की बात करूं तो ये क्या करता है? कॉर्पस ल्यूटियम, जब ओव्यूलेशन हो जाता है, ओव्यूलेशन के बाद जो पार्ट बचता है उसको कॉर्पस ल्यूटियम बोलते हैं। कॉर्पस ल्यूटियम जो फीमेल से बचता है वो प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट करता है, तो प्रोजेस्टेरॉन जो सिक्रीट करता है उसको जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है वो उसको स्टिमुलेट करता है कि ज्यादा से ज्यादा समय तक, लंबे समय तक जो है वो उसको मेंटेनेंस करके रखे ताकि एंडोमेट्रियल लाइन को जो है वो रप्चर ना हो। इसके बाद ये इट इज इन मेल्स इट स्टिमुलेट्स लेडिक सेल। लेडिक सेल्स जो टेस्टिस के इंटरस्टिशियल सेल्स होते हैं उसमें जो है लेडिक सेल्स में स्टिमुलेट करता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इंटरस्टिशियल सेल। तो क्या करता है? एनहेंस करता है ताकि हार्मोन सिक्रीशन हो सके। तो इसको क्या बोलते हैं हम? इंटरस्टिशियल सेल्स होते हैं लेडिक सेल्स, उस पर ये वर्क करता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो इसको क्या बोलते हैं? इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मतलब ICSH। अरे बात समझ आई? कोई दिक्कत? अब आ जाता है हार्मोन्स ऑफ इंटरमीडिएट लोब। जो हमने इंटरमीडिएट लोब देखा था उसमें से एक ही हार्मोन निकला था, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन।
हार्मोन्स ऑफ पोस्टीरियर लोब की बात करते तो ऑक्सीटोसिन निकल रहा था या एंटी डाययूरेटिक या वेसोप्रेसिन, दो ही निकल रहे थे। ठीक है, अब ऑक्सीटोसिन क्या करता है, ऑक्सीटोसिन क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन, यूटेरस मसल्स का, यूटेराइन मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन करता है। तो पार्चुरेशन के टाइम, लेबर इंडक्शन में ये काम आ जाता है, कॉन्ट्रैक्टिंग मायोएपिथेलियम ऑफ लैक्टेटिंग ब्रेस्ट, ब्रेस्ट में भी मायोएपिथेलियम जो है उसमें भी ये कॉन्ट्रैक्ट करवाता है। तो इसको बर्थ हार्मोन भी बोलते हैं और मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन भी बोलते हैं, क्योंकि ये ब्रेस्ट में स्क्वीजिंग के मैकेनिज्म में ये जो है वो आपका वो यूज हो जाता है ऑक्सीटोसिन। अब उसका एंटी डाययूरेटिक हार्मोन बोले तो ये क्या करता है, ये रीअब्सॉर्ब कराता है वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट वाटर फ्रॉम कहां से, डीसीटी, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल से। ठीक है, तो ये हो गया। तो अब हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कुछ कुछ पढ़ेंगे, है ना, बस उसको देखते चलेंगे और उसके बाद डिफेक्ट जो है हमारा डिसऑर्डर्स, जो पिट्यूटरी डिसऑर्डर्स होते हैं उसको देखेंगे। मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड हम किसको बोलते हैं, पिट्यूटरी को। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम किसको बोलते हैं हम, पिट्यूटरी को, क्यों बॉस है ना। लीडर ऑफ एंडोक्राइन ऑर्केस्ट्रा किसको बोलते हैं हम, अरे ऑर्केस्ट्रा है उसका लीडर कौन है एंडोक्राइन में पिट्यूटरी है। ठीक है, बात समझ आ गई। अब दो प्रकार के सेल्स हमारे एडिनो हाइपोफाइसिस या एंटीरियर पिट्यूटरी जो हमने बनाया था अभी उसमें होते हैं। तो उसमें एसिडोफिलिक सेल्स होते हैं, बेसोफिलिक सेल्स होते हैं। अब एसिडोफिलिक सेल्स की दो कैटेगरी के सेल्स होते हैं, सोमैटोट्रॉप्स होता है या लैक्टोट्रॉप्स होता है। अगर सोमैटोट्रॉप्स है तो वो ग्रोथ हार्मोन को सिक्रीट करेगा, लैक्टोट्रॉप्स है तो वो प्रोलैक्टिन को सिक्रीट करेगा। अगर हम बेसोफिलिक सेल्स की बात करें तो बाकी सारे सेल्स बेसोफिलिक्स होते हैं, गोनेडोट्रॉप्स, थायरोट्रॉप्स या कॉर्टिकोट्रॉप्स। गोनेडोट्रॉप्स जो गोनेड्स को सिक्रीट करे तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। थायरॉइड्रोप्स मतलब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, कॉर्टिकोट्रॉप मतलब एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक एंड मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये बात समझ आ रही है, कोई दिक्कत। अब क्या नोट देख लेते हैं, एक नोट है, टिश्यू इन द बॉडी विच रिसीव मैक्सिमम, पिट्यूटरी का जो एडिनो हाइपोफाइसिस वाला पार्ट था ना, पूरे बॉडी में सबसे ज्यादा ब्लड वहीं सप्लाई होता है। कितना ब्लड सप्लाई होता है, तो ब्लड सप्लाई जो होता है वो अमाउंट मैंने शायद लिखा नहीं है, 0.8 ml पर ग्राम पर मिनट। अरे बात समझ आई, इतना बहुत ज्यादा मात्रा में ब्लड जो सप्लाई है वो टिश्यू में एडिनो हाइपोफाइसिस में ही सबसे ज्यादा होता है। मोस्ट अबंडेंट सेल्स इन द एंटीरियर पिट्यूटरी क्या है, सोमैटोट्रॉप्स। ये वाले सेल्स जो हैं ये मैक्सिमम क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं वहां पर एंटीरियर पिट्यूटरी। मोस्ट अबंडेंट हार्मोन सिक्रेटेड बाय पिट्यूटरी, ऑब्वियसली ये सेल्स ज्यादा है तो सबसे ज्यादा हार्मोन जो है वो ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट होगा। और क्या बोल रहा है, फर्स्ट हार्मोन, अगर पिट्यूटरी में कुछ भी डिसऑर्डर आता है तो पहला जो हार्मोन डिक्रीज होगा वो भी यही होगा। दूसरा जो हार्मोन डिक्रीज होगा वो होगा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अरे बात समझ आई, पहला हार्मोन ये, फर्स्ट हार्मोन ये, सेकंड हार्मोन ये। बात समझ आई, कोई दिक्कत, अरे कोई। तो लास्ट हार्मोन टू बी डिक्रीज इन पिट्यूटरी डिसऑर्डर, जो लास्ट हार्मोन पिट्यूटरी डिसऑर्डर में डिक्रीज होता है वो है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। मतलब ये रहेगा बिल्कुल लास्ट में, ये डिक्रीज होगा। फीडबैक कंट्रोल इनहिबिट्स सिक्रीशन ऑफ ऑल पिट्यूटरी हार्मोन। जो फीडबैक कंट्रोल होता है हमारी बॉडी में, नेगेटिव फीडबैक, पॉजिटिव फीडबैक, जिस कारण से क्या हो जाता है कि हमारी बॉडी में हार्मोन अगर कुछ कमी हो रही है जिस कारण से, फीडबैक के कारण से हार्मोन सिक्रेट होता है, तो लेकिन उस पर ये दो हार्मोन डिपेंडेंट नहीं करते। मतलब फीडबैक मैकेनिज्म कंट्रोल इनहिबिट सिक्रीशन ऑफ ऑल पिट्यूटरी हार्मोन एक्सेप्ट प्रोलैक्टिन एंड ग्रोथ हार्मोन। अरे बात समझ आ रही है, कोई दिक्कत। ग्रोथ हार्मोन सिक्रीटिंग ट्यूमर्स आर, है ना, ग्रोथ हार्मोन सिक्रीटिंग ट्यूमर्स आर एसिडोफिलिक मैक्रोएडिनोमास। क्या बोल रहा है, ग्रोथ हार्मोन सिक्रीटिंग ट्यूमर कौन सा ट्यूमर होते हैं, कौन से टाइप के, अरे ऑब्वियसली एसिडोफिलिक सेल से ही तो जो हमारा सोमैटोट्रॉप से ग्रोथ हार्मोन निकल रहा था, तो एसिडोफिलिक मैक्रोएडिनोमास ही हम उसको बोलेंगे ना। मतलब वो बोल रहा है कि वो ट्यूमर को हम क्या बोलते हैं जो ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट करते हैं, एसिडोफिलिक मैक्रोएडिनोमास। ठीक है, अब उसके बाद एसीटीएच सिक्रीटिंग ट्यूमर को क्या बोलते हैं, तो एसीटीएच देखा था हमने बेसोफिलिक कैटेगरी में बोलता है, बेसोफिलिक माइक्रोएडिनोमास। ठीक है, बेसोफिलिक माइक्रोएडिनोमास। मोस्ट कॉमन सिम्टम ऑफ पिट्यूटरी ट्यूमर्स, पिट्यूटरी ट्यूमर जो हमारे होगा उसका मोस्ट कॉमन सिम्टम ऑब्वियसली सर में है तो हेडेक होगा। बात समझ आ रही। मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक विजुअल डिफेक्ट इन पिट्यूटरी ट्यूमर्स बाइटेम्पोरल हीमोएनोपिया। ठीक है, हेमिएनोपिया। क्या बोल रहा है कि मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक मतलब जो विजुअल डिफेक्ट जो पहला आएगा पिट्यूटरी ट्यूमर में वो आएगा बाइटेम्पोरल हेमिएनोपिया। अरे बात समझ आ रही, कोई दिक्कत। कंडीशन विच इंडिकेट सुप्रासेलर एक्सटेंशन। अगर सुप्रासेलर एक्सटेंशन मतलब बढ़ता है यदि पिट्यूटरी का ट्यूमर ऊपर तरफ से, तो उसका पहला इंडिकेशन होगा डायबिटीज इंसिपिडस होगी सामने वाले को। टारगेट ऑर्गन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन जो होता है हमारा वो कहाँ टारगेट करता है, लिवर में। और टारगेट ऑर्गन हार्मोन क्या है, मतलब टारगेट ऑर्गन हार्मोन मतलब वो हार्मोन, ऑर्गन का वो हार्मोन जिस पर ये ग्रोथ हार्मोन टारगेट करता है वो सोमैटोमेडिन। अरे बात समझ आ रही, कोई दिक्कत। ये पॉइंट्स कुछ ध्यान रखने वाली चीजें थी।
पिट्यूटरी डिसऑर्डर्स को देख लेते हैं हम लोग और इस वीडियो को हम लोग वाइंड अप करते हैं। तो पिट्यूटरी डिसऑर्डर्स में जाता है पहला पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन के कारण बच्चों में ग्रोथ हार्मोन की कमी के कारण ड्वार्फिज्म हो जाता है, बौना इंसान जो पैदा हो जाता है, कम हाइट वाले लोग जो हो जाते हैं पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म के कारण। जाइंटिज्म मतलब ग्रोथ हार्मोन एक्सेस में बढ़ रहा है, लंबा लंबा अमिताभ बच्चन जैसा, कॉज्ड बाय एक्सेस ग्रोथ हार्मोन हो गया। एक्रोमेगेली की बात करते हैं। एक्रोमेगेली मतलब इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में आपका ग्रोथ हार्मोन सिक्रिट होता है एडल्ट साइज जब हो जाता है उसके बाद, या पिट्यूटरी का या बॉडी का जब एडल्ट साइज, जो इंसान का एडल्ट साइज जब रीच हो जाता है उसके बाद जो ग्रोथ हार्मोन एक्सेस में बढ़ता है उसको एक्रोमेगैली बोलते हैं। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय, मतलब अगर मैं इतनी हाइट तक होना था, मैं इतनी एडल्ट हाइट में आ गया, अब उसके बाद एक्सेस ग्रोथ हार्मोन होगा इसके बाद यदि, तो अब तो मैं हाइट में नहीं बढ़ूंगा, तो अब मेरी कुछ डिफॉर्मिटीज होगी। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय डिस्प्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन साइज ऑफ बोन्स ऑफ फेस के बोन्स जो है, हैंड्स के बोन, फीट्स के बोन, इस पे डिस्प्रोपोर्शनेट इंक्रीज होगा। फीचर्स क्या क्या होगा? सॉफ्ट टिश्यू से एनलार्जमेंट हो जाएगा, इंक्रीज हील पाइट थिकनेस हो जाएगी, प्रॉक्सिमल मायोपैथी, आर्थ्रोपैथी हो जाएगी, कार्पल टनल सिंड्रोम हो जाएगा, विसरोमेगैली, लिवर और हार्ट की मतलब जो ऑर्गन्स है वो भी बढ़ने लगेंगे, पॉजिटिव ग्लूकोज टॉलरेंस लेवल हो जाएगा, टॉलरेंस बढ़ जाएगा ग्लूकोज का, डायबिटीज मेलाइटस हो जाएगा, हाइपरटेंशन हो जाएगा, एबनॉर्मल एक्सरे फ्रंटल साइनस, जो एक्सरे निकालेंगे हम फ्रंटल साइनस का हमारे जो स्कल में, इंक्रीज मेस्टोइड सेल्स, तो मेस्टोइड सेल्स हमको इंक्रीज मिल रहे हैं यदि, ये सारे फीचर एक्रोमेगैली के हैं। शीहान सिंड्रोम एक होता है, इसमें इस्कीमिक नेक्रोसिस ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड में ऑक्सीजन की कमी के कारण जो सेल की डेथ होगी वो शीहान सिंड्रोम बोलेंगे उसको। इसका पहला अर्ली सिम्टम ये है कि लैक्टेशन मदर्स में लैक्टेशन होना बंद हो जाएगा, शीहान सिंड्रोम। अब एक और डिसीज आती है, मैंने लिखी नहीं, डायबिटीज इंसिपिटस जिसको हम बोलते हैं, डायबिटीज इंसिपिडस जो है, जो कि ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन के कारण होती है ना, एंटी डायूरेटिक हार्मोन के कारण होती है जो कि पिट्यूटरी हार्मोन है। तो इसको भी एक तरीके से हम पिट्यूटरी डिसऑर्डर में जो है वो कह सकते हैं। तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा और कोई दिक्कत नहीं आई होगी। मैंने बहुत कोशिश करी कि पूरा पिट्यूटरी का लगभग मैं कवर करूं, इसमें लगभग मैंने कवर करने की कोशिश करी है। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। प्लीज लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू।